अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी काली परछाइयाँ बाय रिजवान अली सोमरो। नेक्स्ट एपिसोड। हम बस आगे ही बढ़ रहे थे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद हमको पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि पानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिर रहा है। जब हम इस आवाज़ के ताक़ुब में आगे पहुँचे तो एक पहाड़ी आबशार नजर आई। ऊपर से नीचे गिरता पानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत मालूम हो रहा था। गालिबन कोई पहाड़ी दरिया था जिससे आबशार निकल रही थी। आबशार का पानी बल खाता हुआ आगे किसी नामालूम मुकाम की जानिब बढ़ रहा था। पानी का शोर बहुत ही खूबसूरत मालूम हो रहा था। पानी को देखकर मेरा दिल नहाने को चाहने लगा, लेकिन पानी नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि हम लोग ऊंचाई पर थे। आबशार का पानी जिस जगह गिरकर बल खाता हुआ आगे बढ़ रहा था वो जगह बहुत नीचे थी। अचानक मेरी नज़र एक कटाव पर पड़ी। ऊंचा नीचा पहाड़ी कटाव उस मुकाम पर ख़त्म होता था जहां आबशार का पानी गिरकर आगे बढ़ रहा था। मैंने फौरन ही उस कटाव की जानिब कदम बढ़ा दिए। मेरी देखा देखी कार्लोस और उसके साथी भी मेरी तकलीद में आगे बढ़ने लगे। प्रोफेसर ने आगे जाने की कोशिश नहीं की। वो दोनों एक पत्थर पर बैठ गए। मैं तेजी से चलता हुआ उस पहाड़ी आबशार के नीचे जा पहुंचा। ऊपर से गिरते ठंडे पानी ने दिलो दिमाग की सारी थकावट कसलमंदी दूर कर दी थी। कार्लोस के सारे साथी भी उस आबशार के नीचे जाकर खड़े हो गए। उनके चेहरों की खुशी दीदनी थी। काफ़ी देर तक नहाने के बाद हम लोग बाहर आ गए। अब हमारा सफ़र आगे की जानिब जारी था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते जंगल और घना होता जाता, हत्ता कि आसमान भी नज़रों से ओझल हो गया। काफ़ी देर के बाद हम लोगों ने एक मुनासिब जगह देखकर अपने अपने कैंप लगा लिए। कुल 3 कैंप लगाए गए। एक कैंप में कार्लोस के साथी, दूसरे कैंप में कार्लोस खुद था और तीसरे कैंप में प्रोफेसर, मैं और प्रोफेसर जसवाल थे। प्रोफेसर ने बैग से खुश्क दूध के डिब्बे, चाय की पत्ती और चीनी निकाल ली और बैग से बिस्किट और बहुत से पैकेट भी निकाल लिए। कार्लोस के साथी भी चाय का पैकेट देखकर हमारे पास ही आ गए। प्रोफेसर, मुझे तो भूख लगी है, मैंने मुस्कुराकर कहा। भूख तो मुझे भी लगी है। अब इन बिस्किटों और चाय से काम चलाते हैं, कल देखेंगे, प्रोफेसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। प्रोफेसर ने जल्द ही लकड़ियां जमा करके आग रोशन कर ली और चाय चढ़ा दी। कार्लोस अभी तक चाय के लिए प्रोफेसर के पास नहीं आया था। उसका कुछ दूसरा ही शुगल था। उसने बैग से शराब की बोतल निकाली और एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। जायसवाल कार्लोस के हाथ में पकड़ी शराब की बोतल को देखकर नदीदों की तरह कार्लोस की जानिब जाने लगा। यही हाल था कार्लोस के साथियों का भी। कार्लोस ने अपने साथियों को देखा तो मुस्कुराकर इंग्लिश में अपने साथियों से कुछ कहने लगा, जिसका सुनकर कार्लोस के साथियों के चेहरों पर खुशी नजर आने लगी। क्या क्या कह रहा है ये प्रोफेसर? मैंने प्रोफेसर इस फहानी से मुखातिब होकर कहा। ये कह रहे पहले कुछ खा लो, बैग में खाने का सामान, शराब की बोतलें भी हैं, इस फहानी ने कहा। प्रोफेसर जसवाल को यूं शराब की जानिब घूरता देखकर कार्लोस मुस्कुराने लगा और फिर प्रोफेसर जसवाल को मुखातिब करके बोला, हैव इट प्रोफेसर। कार्लोस ने शराब की बोतल को प्रोफेसर की जानिब बढ़ाते हुए कहा। जसवाल आगे बढ़ने ही लगा था कि प्रोफेसर ने उसको हाथ के इशारे से मना कर दिया और कार्लोस से मुस्कुरा कर बोला, प्रोफेसर जसवाल कैंसर के मरीज हैं, शराब इनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जवाबन कार्लोस मुस्कुरा कर रह गया। प्रोफेसर अपना चाय का कप उठाकर कार्लोस के पास जा बैठा और कार्लोस से बातें शुरू कर दी थी। मैंने देखा कि बातों के दौरान प्रोफेसर कार्लोस को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाने की कोशिश कर रहे। प्रोफेसर की हरकत मेरी समझ से बाहर थी। कुछ ही देर बाद कार्लोस बुरी तरह टुन हो गया था। उसकी आंखें जैसे बंद होने लगी थीं। जब कार्लोस बुरी तरह से नशे में मस्त हो गया तो प्रोफेसर वहाँ से उठकर हमारे कैंप के पास आ गया। कार्लोस के दूसरे साथी भी नशे में मालूम होते थे, लेकिन इतनी बुरी तरह से टुन न थे जितना कार्लोस था। ना जाने प्रोफेसर क्या करना चाहता था। ये क्या किया प्रोफेसर आपने? जायसवाल ने कार्लोस की तरफ इशारा करते हुए कहा। जवाब में प्रोफेसर मुस्कुराया और बोला, वही जिसका ख्याल मुझे अभी अभी आया। मैं समझा नहीं प्रोफेसर इस्फानी। प्रोफेसर जायसवाल के लहजे में हैरत थी। अभी सब समझ जाओगे, प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रोफेसर दोबारा उठा। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कार्लोस की जानिब बढ़ने लगा। कार्लोस के नज़दीक पहुंचकर प्रोफेसर ने वो हरकत की जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे नहीं मालूम था कि प्रोफेसर कार्लोस से जान छुड़ाने के लिए भी कर सकता है। प्रोफेसर ने कार्लोस के नज़दीक पहुंचकर अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली, जिसको प्रोफेसर हमेशा अपने पास रखता था। उसने वो पिस्तौल कार्लोस के सर पर रखकर फायर कर दिया। गोली की आवाज़ सुनकर कार्लोस के साथी चौंके और पूरी तरह से बेदार हो गए। ये सब देखकर मेरी चीख निकल गई। कार्लोस का सर किसी तरबूज की तरह फट गया था। उस बेचारे को चीखने का मौका तक नहीं मिला। कार्लोस की यह हालत देखकर कार्लोस के साथी चीखे और प्रोफेसर की जानिब भागे।
लेकिन प्रोफेसर ने पिस्तौल होने का पूरा फायदा उठाया और एक एक करके उसने सबको गोली मार दी। प्रोफेसर के चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। एक इंसानी खून प्रोफेसर के लिए इस कदर सस्ता था। चंद लम्हों में कार्लोस और उसके सारे साथी मौत की नींद सो चुके थे। खस कम जहां पाक खजाने में से हिस्सा मांग रहा था। यह भूल गया था कि खजाना सिर्फ प्रोफेसर का है। प्रोफेसर जेरेला बुड़बुड़ाया। उसके चेहरे पर बेइंतहा दरिंदगी देखकर मैं कांप गया। मेरे सामने फिर वही सवाल आ खड़ा हुआ, आखिर प्रोफेसर के साथ मेरा क्या मकसद है? प्रोफेसर ने जिस तरह खजाने की राह में आने वाली हर रुकावट को दूर कर दिया था, तो मैं जिंदा क्यों? प्रोफेसर सुकून से चलता हुआ मेरे पास आया और मुस्कुराकर बोला, यहाँ से निकलने की करते हैं, वरना कुछ देर में इंसानी खून की बू पर दरिंदे आना शुरू हो जाएंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया और फौरन ही कैंप उखाड़ लिए। अब हमारा आगे का सफ़र शुरू हो चुका था। जंगल मजीद गहरा और घना हो चुका था। चलते चलते मैं और प्रोफेसर जायसवाल थक चुके थे, लेकिन प्रोफेसर को थकन की परवाह ही ना थी। प्रोफेसर, मुझसे तो चला ही नहीं जाता, जायसवाल ने हाँफते हुए कहा। चलना तो पड़ेगा जायसवाल, वरना हीरों का 20 साल पुराना ख्वाब कैसे पूरा होगा? प्रोफेसर मुस्कुराया। प्रोफेसर जायसवाल ने कोई जवाब न दिया और चुपचाप आगे बढ़ने लगा। जंगल दरिंदों की आवाज़ों से गूंज रहा था। अचानक चलते चलते हम तीनों के हलक से चीख निकली और हम इस नई उफ्ताद से बुरी तरह घबरा गए। एक बड़ा सा जाल था जो कि हम तीनों पर आ गिरा था। इस जाल ने हमें ऊपर खींच लिया। जाल बड़ी ही तेज़ी से ऊपर जा रहा था, जैसे किसी मैकेनिज्म से मुंसलिक हो। जब इतनी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, जाल जब ज़मीन से कई फुट बुलंद हो गया तो आज खुद रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। हम इस जाल में फंसे बुरी तरह से हाथ पैर चला रहे थे। हम तीनों की हालत काफ़ी काबिल रहम थी। ये सब क्या है प्रोफेसर? मैंने पूछा। पता नहीं, लगता है हम गोमीला के पुरस्कार कबीले के लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं। शायद प्रोफेसर खुद को पुरसुकून रखने का आदी मालूम होता था, या फिर उसके असाब बहुत मजबूत थे। लेकिन जायसवाल बहुत डरा हुआ मालूम होता था। चंद लम्हात के बाद प्रोफेसर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, जुबैर, अपनी उस अंगूठी की हिफाजत करना जिसमें फादर जेकब की रूह कैद है। उसकी बात सुनकर मैं चौंक सा गया। मेरी हालत इस कदर ख़राब थी और प्रोफेसर को अंगूठी की पड़ी थी। ज़रूर इस अंगूठी का कोई ना कोई मसरफ ज़रूर था, इसलिए प्रोफेसर इतने संगीन हालात में इसकी हिफाजत के लिए कह रहा था। अंगूठी मेरे पास महफूज है, मगर आप इस वक्त ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने हैरत से कहा। प्रोफेसर ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया। मैं मुंतज़िर ही था कि प्रोफेसर कुछ बोलेगा, मगर उसकी जगह जायसवाल बोल पड़ा। हम यहाँ कब तक लटके रहेंगे? कुछ करना तो होगा। क्या करें? प्रोफेसर जायसवाल, जाल इतना ऊंचा है कि अगर गिरे तो हड्डियाँ ज़रूर टूट जाएंगी। प्रोफेसर इस्फहानी ने मुझे जवाब देने की बजाय जायसवाल को जवाब दिया। अभी मैं कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक जाल नीचे होने लगा। जाल आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रहा था। हम लोग खुश हो गए। चलो, जिसने हमको कैद किया है उसको हम पर रहम तो आया। जैसे ही जाल इतना नीचे पहुंचा कि ज़मीन से सिर्फ 1 फुट का फासला रह गया, अचानक चारों तरफ सब्ज रंग का गाढ़ा गाढ़ा धुआं सा फैलने लगा। हम तीनों बुरी तरह से खांसने लगे। इसके बाद हमको कोई होश न रहा। ना जाने हम कब तक बेहोश रहे। आंख खुली तो मेरा पहला एहसास सर में निहायत शदीद किस्म का दर्द था। आंखों में जैसे जलन का एहसास मौजूद था। सर में दर्द का एहसास इस कदर शदीद था कि यूं लगता था जैसे सर में धमाके हो रहे हों। मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं तो देखा कि मैं एक गार के अंदर मौजूद हूँ। गार की दीवारों पर रोशनी के लिए चारों तरफ बड़ी बड़ी मशालें लगी थीं। गार के पथरीले फर्श पर चारों तरफ जानवरों की खालें बिछी थीं। इन्हीं खालों पर मुझे प्रोफेसर और जायसवाल दोनों ही बेहोश नजर आए। बाएं तरफ वाली दीवार के साथ एक लकड़ी की चौकी पड़ी थी। लकड़ी की चौकी पर जंगली फल, केले, नारियल, अनानास और शहद और किसी जानवर का भुना हुआ गोश्त भी मौजूद था। प्रोफेसर जायसवाल के बिल्कुल अकब में मुझे हम तीनों के बैग भी नजर आ गए थे। गालिबन हमको कैद करने वालों ने हमारी चीज़ों को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की थी। गार के अंदर रोशन मशालें गार की महदूद फिजा को निहायत पुरस्कार और हौलनाक बना रही थीं। मैं फ़ौरन ही प्रोफेसर के नज़दीक जा पहुंचा। मेरी ज़रा सी मेहनत के बाद प्रोफेसर को होश आ गया। होश आने के बाद प्रोफेसर ने भी मेरी तरह गार का जायज़ा लिया। लगता है हम गोमेला के लोगों के कब्ज़े में हैं, प्रोफेसर ने संजीदगी से कहा। मुझे भी यही लगता है, लेकिन पहले प्रोफेसर जायसवाल को होश में लाया जाए। प्रोफेसर ने मेरी बात सुनकर फ़ौरन ही जायसवाल की जानिब देखा। हमारी ज़रा देर की कोशिशों के बाद जायसवाल को होश आ गया। होश आने के बाद जायसवाल का रद्द अमल भी मुख्तलिफ ना था। जब हम तीनों पुरसकून हो गए तो हमारा पहला एहसास भूख का था। जंगली फल और गोश्त तो मौजूद था और पानी की बोतलें बैग में थीं। खा पी चुकने के बाद हम अपने आप को हशाश बशाश महसूस कर रहे थे। फ्रेश होने के बाद हमने गार का जायज़ा लिया तो ये अक़दा हम पर खुला।
कि गार का दाना बाहर से बंद है, तो गोया हम इस गार में कैद होकर रह गए थे। ना जाने कितना वक्त गुजर गया। गार में फल और गोश्त भी काफ़ी मिकदार में था। वक्त के गुजरने का एहसास मिट चुका था। कभी यूं लगता कि जैसे 2-3 दिन गुजर गए हों, कभी यूं लगता कि जैसे वक्त रुक गया हो। काफ़ी देर गुजर गई। अचानक हमें गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर पत्थर एक आवाज़ के साथ सिरकना शुरू हो गया। वो तादाद में 5 थे, जो कि तेज़ी से अंदर आए थे। पांचों के पांचों नंग धड़ंग वैशी थे, जिन्होंने सतरपोशी के लिए अपने पूरे जिस्म को पत्तों से ढांप रखा था और जिस्म के खुले हिस्सों पर मिट्टी से मुख्तलिफ नक्शो निगार बना रखे थे, जबकि चेहरे पर अजीबोगरीब नक्शो निगार बना रखे थे। उनके सरों पर टोकरी नुमा खोल भी मौजूद थे। पांचों के पांचों ने एक दायरे की सूरत में हमें घेर रखा था और निहायत खौफनाक नज़रों से हमको घूर रहे थे। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा, वो लोग हम तीनों को यूं देख रहे हैं कि जैसे कोई कसाई किसी बकरे को हलाल करने से पहले देखता है। वो पांचों के पांचों बेहद खूबसूरत और तंदुरुस्त जिस्म के मालिक थे। उनके कद दराज और बदन चुस्त और खदोखाल निहायत दिलकश थे। रंगत सुर्खी माल भूरी थी। उनके हाथों में नेज़े पकड़े हुए थे। अचानक एक अजीब सी आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ किसी बाजे से मुशाबिया थी। यूं लगता था जैसे कोई तेज़ किस्म की आवाज़ वाला बाजा मुंह से लगाकर फूंक रहा हो। फिर उन पांचों ने एक तरफ हटना शुरू कर दिया। हमने देखा कि गार के अंदर एक छठा इंसान और दाखिल हुआ है। वो भी उन्हीं वैश्यों की तरह था, बस उसने चेहरे पर किसी जानवर का मास्क लगा रखा था, जिसने नाक और माथे को कवर कर लिया था। उसके सर पर टोकरी नुमा खोल पर किसी परिंदे के परों का ताज पहन रखा था। गालिबन वो इंसान उनमें निहायत मुमताज़ हैसियत का मालिक था। पांचों के पांचों जंगली उसको देखकर रकू के अंदाज में झुक गए। उसने हाथ उठाकर इशारा किया तो सारे वापस सीधे हो गए। वह शख्स हम तीनों को निहायत शौक भरी नज़रों से देख रहा था। फिर उसने अपने साथियों से मुड़कर ना जाने किस जुबान में कुछ कहा कि उसके साथी अलर्ट हो गए। उसकी जुबान बिल्कुल ही समझ में ना आने वाली थी। यूं लग रहा था कि जैसे कि किसी ने स्टील के बर्तन में शीशे की गोलियां डालकर हिला दी हों। मैंने प्रोफेसर की जानिब देखा तो उसके चेहरे पर छाई मायूसी। इस बात की गुमाज थी कि वो भी जुबान समझने से कासिर है। उस शख्स ने अपने साथियों से जो कुछ कहा, उसको सुनकर उन वैश्यों के चेहरों पर जोश नजर आने लगा। फिर वो पांचों हम लोगों को ठोकरें मारते हुए गार से बाहर निकाल लाए। गार के बाहर निहायत घना जंगल फैला हुआ था। जंगल में इस कदर अंधेरा था कि हमको चलने में भी परेशानी का सामना था। लेकिन वो जंगली इस तरह जंगल में कदम आगे बढ़ा रहे थे जैसे कि सारे रास्ते उनके जाने पहचाने हो। खौफ और दहशत से मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। ना जाने ये लोग हमारे साथ किस किस्म का सलूक करें। प्रोफेसर पुरसुकून अंदाज में आगे बढ़ रहा था, जैसे कि ये सिचुएशन उसके लिए ज़्यादा अहमियत ना रखती हो। लेकिन मैं और जायसवाल आने वाले वक्त से डर रहे थे। खुले मैदानी हिस्सों में सूरज की रोशनी मौजूद थी, जो कि जंगल के अंधेरे को कम करने में मुआविन थी। दरख्तों के झुंड से गुजरते वक्त हमारे लिए चलना दुश्वार साबित हो रहा था। कोई 2 घंटे मुसलसल चलते रहने के बाद हम खुले आसमान के नीचे आ गए। हमारे चारों तरफ बड़े बड़े स्यारंग के पहाड़ सर उठाए खड़े थे। मैंने जिंदगी में कभी इस कदर स्यारंग के पहाड़ नहीं देखे थे। इन पहाड़ों पर खुदरो जंगली पौधे और झाड़ियाँ वाफिर मिकदार में मौजूद थीं। इन जंगलियों ने इन पहाड़ों से मुल्हिक एक छोटी पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया। वो पगडंडी गालबन उन पहाड़ों पर चलने का रास्ता थी। हम तीनों ने भी इस पगडंडी पर चलना शुरू कर दिया। एक बात यह थी कि जिस जंगल से हम गुजर कर आए थे, वह जंगल बेहद पुरखतर और ख़तरनाक किस्म के जंगली दरिंदों से भरा हुआ था। अगर हम कार्लोस और उसके साथियों के साथ होते तो दरिंदे कब का हमें चट कर चुके होते। करीब पौने घंटे के सफ़र के बाद हम लोग उस स्याह पहाड़ पर चढ़ चुके थे। अब हम एक खौफनाक वादी में खड़े थे। वादी में जा बजा किस्म के पेड़ पौधे और जंगली दरख्त मौजूद थे। पहाड़ पर चलकर हम तीनों थकावट का शिकार हो चुके थे, लेकिन उन जंगलियों पर किसी भी किस्म की थकावट के आसार नहीं थे। रास्ते में हमको उन जंगलियों की झोंपड़ियां नजर आई थीं, जो कि काफ़ी फासले पर मौजूद थीं। उन झोंपड़ियों के बाहर खड़े लोग अपने सरदार को देखकर रकू के अंदाज में झुक जाते और हम तीनों को देखकर अपनी अपनी खुशी का इजहार ज़रूर करते। हम तीनों को लेकर वो लोग एक झोंपड़ी के पास आए, जो कि निस्बतन दूसरी झोंपड़ियों से छोटी थी। उन वैश्यों ने हमको उस झोंपड़ी में धकेल दिया। भूख के सबब हम तीनों का बुरा हाल था। ज़्यादा चलने के सबब हम लोग बुरी तरह थक चुके थे। जो भी खाया पिया वो भी हजम हो चुका था। अब क्या होगा इस्फहानी? जायसवाल ने लरजते हुए पूछा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, प्रोफेसर ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। मगर प्रोफेसर, आपने बताया था कि ये जंगली आदमखोर हैं, इंसानों को भून कर खा जाते हैं, मैंने लरजते हुए पूछा। तुम फिक्र न करो, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। और जहाँ तक मुझे इल्म है ये लोग बदरूहों की पूजा करते हैं, प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। क्या मतलब? जायसवाल ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पुरसकून रहो।
प्रोफेसर के दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा था जो प्रोफेसर हम दोनों से डिस्कस नहीं करना चाहता था। हो सकता है कि प्रोफेसर ने इन जंगलियों के यहाँ से आज़ादी का कोई तोड़ सोच रखा हो। कुछ ही देर गुजरी थी कि वो जंगली हमारे लिए खाने पीने का सामान ले आए, जिनमें जंगली फल वाफिर मिकदार में था और शहद भी मौजूद था। खा पी कर सैर होने के बाद हम लोगों को गुनूदगी सी होने लगी। चुनाचे हम उसी जगह पड़कर सो गए। ना जाने कितनी देर तक सोते रहे। सबसे पहले मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि झोंपड़ी की महदूद फिजा में नीम अंधेरा है। रोशनी के लिए झोंपड़ी के अंदर लालटेन रोशन थी, जिसने झोंपड़ी के अंधेरे को दूर करने की नाकाम कोशिश जरूर की थी। इस नीम अंधेरे में मुझे वो दोनों सोते हुए नजर आ गए। ना जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया। मैंने सोचा कि झोंपड़ी से बाहर निकल कर देखूं कि बाहर क्या है। चुनाचे इसी सोच के पेश नज़र मैं झोंपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर खुला आसमान था, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा और अंधेरा। रात अभी बाकी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 3 बजे थे। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे झोंपड़ी से थोड़े फासले पर 2 जंगली सोते हुए नजर आए। मैंने सोचा कि मौका अच्छा है भाग निकलने का, इन दोनों को उठाकर यहाँ से भाग जाया जाए। फिर एक दूसरा ख्याल मेरे जहन में बड़ी तेजी से पैदा हुआ कि इन दोनों को उठाने की क्या ज़रूरत है। भाड़ में गया बेहयात, भाड़ में गई तारीखवादी, भाड़ में जाओ। मैंने भागने के लिए कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वही पुरस्कार सरगोशी मेरे कानों से टकराई जो मैंने दरार में सुनी थी। भागने की कोशिश मत करना जुबैर, वरना अगर रास्ते में भटक गए तो बदतरीन मौत पाओगे। उस पुरस्कार आवाज़ ने मुझे मुतरब्बा किया। जब मैंने ये सब सुना तो कांप कर रह गया। इसके बाद मैंने लरजते हुए लहजे में पूछा, कौन हो तुम और इस मेहरबानी की वजह? मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ और बस। मैं इसी हमदर्दी की वजह जानना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। चंद लम्हात तक खामोशी रही। इसके बाद फिर वही आवाज़ मेरे कानों से टकराई, ज़्यादा जानना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। बस इतना समझ लो कि मौत तुमसे दूर रहेगी। मैं अभी कुछ और कहना चाहता ही था कि वही आवाज़ मेरे कानों से टकराई, वापस चले जाओ झोंपड़ी में, इससे कबल के कोई जंगली तुमको देखे, और आने वाले वक्त में प्रोफेसर से होशियार रहना। इतना कहने के बाद वो आवाज़ खामोश हो गई। इस आवाज़ को सुनकर मैं चौंक पड़ा था। मेरे दिल के सारे खदशात इस पुरस्कार आवाज़ ने दुरुस्त साबित कर दिए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर मुझसे कोई अहम काम लेने वाला है, वरना प्रोफेसर ऐसा तो था नहीं कि अपने इतने बड़े राज में मुझे शामिल कर ले। ज़रूर कोई बात थी, मगर क्या, ये तो शायद आने वाला वक्त ही बता सकता था। उस पुरस्कार आवाज़ की हदायत पर मैं उस झोंपड़ी में वापस आ गया। दूसरी सुबह हम सारे जाग चुके थे, प्रोफेसर और जसवाल। बहुत पुरसुकून था। जसवाल अलबत्ता बहुत ही मुस्तरिब था। प्रोफेसर को पुरसुकून देखकर मुझे निहायत ही हैरत का सामना करना पड़ा। इन हालात में प्रोफेसर का सुकून समझ से बालातर था। प्रोफेसर, आप इस कदर सुकून में हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने प्रोफेसर से पूछ लिया। मेरी बात सुनकर प्रोफेसर हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, परेशानी किसी मसले का हल तो नहीं है। वैसे भी मुझे इस वक्त सिर्फ भूख लग रही है। प्रोफेसर की इस बात पर मैं मज़ीद चौंक गया। ज़रूर उसके जहन में कोई बात चल रही थी, लेकिन क्या ये बात मैं समझने से कासिर था। कुछ ही लम्हात गुजरे होंगे कि अचानक झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि 3-4 वैश्य अंदर दाखिल हुए। उनके हाथों में मिट्टी की प्लेटें थीं, जिनमें खाने पीने का सामान था। उन्होंने वो प्लेटें फर्श पर रखीं और वापस चले गए। इन प्लेटों में जंगली फल, शहद मौजूद था। हमने खूब सैर होकर खाया। खाने के बाद दोबारा झोंपड़ी का दरवाज़ा खुला। अब की बार अंदर आने वाला वही आदमी था जिसने जानवर की खाल का मास्क पहन रखा था। वो हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके पीछे 3 वैश्य और भी थे। वो चंद लम्हात तक हम तीनों को तकता रहा। इसके बाद उसने अपने साथियों को किसी किस्म का इशारा किया। इशारा पाकर वो तीनों बाहर निकल गए। कोई 5-7 मिनट के बाद जब वो वापस आए तो उनमें से एक के हाथ में एक पिंजरा था, जिसमें न्योले नुमा जानवर बंद था, लेकिन वह न्योला मालूम नहीं होता था। उसकी जिल्द की रंगत सब्ज थी और आंखों की रंगत सुर्ख थी। उसका साइज न्योले से बड़ा था। ना जाने वो क्या चीज़ थी। उन वैश्यों ने इस पिंजरे को ज़मीन पर रखकर खोल दिया। वो न्योला नुमा जानवर तेज़ी से बाहर निकला और दौड़ता हुआ सरदार के पास जा पहुंचा। वो मास्क वाला आदमी चंद लम्हात तक न्योले को देखता रहा। फिर उसके मुंह से ना समझ में आने वाले कुछ अजीब से जुमले निकले। ऐसा लग रहा था कि न्योला उसकी जुबान समझ रहा है, क्योंकि जब सरदार बोलता रहा, न्योला बार बार मुड़कर हमारी तरफ देखता रहा। फिर इसके बाद जो हुआ वो नाकाबिल यकीन था। उस अजीब न्योलेनुमा जानवर ने एक जस्त लगाई और प्रोफेसर की गर्दन पर सवार हो गया। ये सब देखकर हम तीनों की चीखें निकल गईं। उस पुरस्कार जानवर ने गर्दन पर सवार होते ही प्रोफेसर को काट खाया, जिससे प्रोफेसर गिरकर फर्श पर तड़पने लगा। ये मंजर देखकर वो सारे जंगली कहकहा लगाने लगे, जैसे कि इस तरह का मंजर उनका पसंदीदा रहा हो। प्रोफेसर कोई 5 मिनट तक तड़पता रहा। इसके बाद उसकी कैफियत पुरसुकून होने लगी। उसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात कम होने लगे।
फिर वो पुरसकून हो गया। इसके बाद यही हरकत हम दोनों के साथ भी की गई। जानवर के काट खाते ही पूरे जिस्म में तेज जलन सी होने लगी, जो कि चंद मिनटों तक रही। इसके बाद सभी नॉर्मल हो गया, लेकिन हमारे जिस्मों की लग्जिश अभी तक बाकी थी। ना जाने किस किस्म का जहर हमारे अंदर दाखिल किया गया था। ना जानवर के काटने से हमको कोई नुकसान हुआ, बस एक जलन सी मची थी। बस ये अजीम शकाकी है जो कि अपने दुश्मनों के लिए नुकसानदेह है। सरदार ने हम तीनों की जानिब देखकर उस पुरस्कार जानवर की तरफ देखकर इशारा किया। सरदार की बात सुनकर हम तीनों उछल पड़े, क्योंकि अब उनकी जुबान हमको समझ में आ रही थी। शकाकी ने तुम तीनों को इसलिए काटा है कि तुम यहाँ की जुबान समझ सको, वरना अगर ये तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम इस वक्त इसके जहर से एड़ियां रगड़कर मर जाते। सरदार मुस्कुरा कर बोला। उसकी बात सुनकर हम तीनों ही चौंक कर उस पुरस्कार जानवर को देखने लगे, जो कि हमारी जानिब देख रहा था। उसकी लाल सुरख आंखों से जैसे शुआएं से निकल रही थी। तुम लोग यहाँ कैदी हो, अगर भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। खून बहाना यहाँ कोई मसला नहीं है। सरदार ने संजीदगी से हम तीनों की जानिब देखकर कहा। मुकद्दस सरदार, हम यहाँ से भागने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, पहली बार प्रोफेसर ने जुबान खोलते हुए कहा। प्रोफेसर की बात सुनकर सरदार खुश हो गया और मुस्कुरा कर बोला, शाबाश, मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अपने इस फैसले से तुम कुछ और दिन ज्यादा जी लोगे। कुछ और दिन जीने की बात सुनकर मैं चौंक गया। मतलब हमको यहाँ मारने के लिए हिलाया गया था? लेकिन अगर मारना ही है तो फौरन क्यों नहीं मार देते? कुछ और दिन जिंदा रखने का क्या मकसद था? बहरहाल मैंने कुछ सोचते हुए सरदार को मुखातिब करते हुए कहा, सरदार, हम कहाँ हैं? तुम लोग गोमीला कबीले के सरदार हो। मुकद्दस रूहों ने हमारी पुकार पर तुमको यहाँ भेजा है, सरदार ने मुस्कुरा कर कहा। गोमेला के बारे में सुनकर मुझे याद आया कि प्रोफेसर ने कहा था कि गोमेला इंसानी गोश्त के शौकीन है। मतलब ये लोग हमको खाना चाहते थे। इतना सोचकर मेरे दिल में वहशत तारी हो गई। सरदार, हमको जाने दो यहाँ से, हमको माफ़ कर दो, जायसवाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मैंने देखा कि जायसवाल की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे के तासुरात अजीब से हो गए, जैसे कि उसको जायसवाल की बात पसंद ना ही हो। उसकी बात सुनकर जंगली कहका लगाकर हंस पड़ा। जाने का ख्याल दिल से निकाल दो अजनबी, वरना अपने नंबर से पहले ही तुम मौत को चख लोगे। ये बेवकूफ़ है सरदार, हम नहीं भागेंगे। प्रोफेसर ने फौरन उसको ठंडा करते हुए कहा। शाबाश, तुम ज़्यादा समझदार हो। आज रात मुकद्दस रूहों का जश्न है, उम्मीद है तुम लोग उस जश्न को ज़रूर पसंद करोगे, उसने तहकमाना लहजे में कहा। कुछ लम्हा तक वो रुका रहा, इसके बाद वो अपने साथियों के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही प्रोफेसर जायसवाल पर नाराज़ होने लगा। जायसवाल, उसे मुआफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? प्रोफेसर ने गुस्से से कहा। सॉरी प्रोफेसर, मैं डर गया था। ओके, आगे से ख्याल रखना, इतना याद रखो, हम तीनों को कुछ नहीं होगा, प्रोफेसर ने मुस्कुरा कर कहा। मगर कैसे प्रोफेसर? मैंने संजीदगी से पूछा। मेरी बात पर प्रोफेसर मुस्कुराया और फिर बोला, नौजवान, तुम बच्चे हो, मेरी उम्र 60 साल से ऊपर है, बस इतना याद रखो कि वो रूहों के पुजारी हैं। प्रोफेसर की बात मेरे किसी तरह पल्ले नहीं पड़ी। अचानक मेरी नज़र अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी पर पड़ी, जिसमें फादर जेकब की रूह कैद थी। इस अंगूठी को देखकर मैं चौंक पड़ा। इस नगीने का रंग ज़रूरत से ज़्यादा ही स्याह हो रहा था। इसमें भरा धुआं यूं मचल रहा था जैसे बाहर निकलने के लिए बेकरार हो। प्रोफेसर के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे लग रहा था कि प्रोफेसर अब मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। मुकद्दस रूहों का जश्न एक ऐसा जश्न था जिसको देखकर वहशत और बर्बरियत की एक नई इस्तिलाह मेरे सामने उजागर हुई। हम तीनों को एक खुले मैदान में एक लकड़ी के मसनूई जेलनुमा कैबिन में रखा गया था, जहाँ से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। बाहर का मंजर देखकर यूं लगता था जैसे कि सारा ही कबीला वहाँ जमा है। कैबिन के दरवाजे को बाहर से ताला लगा था ताकि हम लोग भाग ना सकें। कबीले के तमाम मर्दोजन बेहद खुश और मसरूर थे। मास्क वाला इंसान, जो कि उनका सरदार था, एक निहायत ही ऊंची जगह पर बैठा लोगों के चेहरों पर दमकती हुई मुसरतें देख रहा था। वहाँ हमारे अलावा चंद और लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने मसनूई चेहरों वाले नकाब लगाए हुए थे और वो चौकन्ना खड़े थे। शायद वो कबीले के मुहाफिज थे। कबीले के सारे मर्दोजन एक खुले मैदान में जमा थे। खुले मैदान में एक निहायत ही खौफनाक किस्म का बुत रखा था, जो कि स्याह और देखने में बहुत ज़्यादा खौफनाक मालूम होता था। बुत के बिल्कुल 20 फुट के फासले पर आग का एक अलाव रोशन था, जिसके शोले बहुत ज़्यादा बुलंद थे। कबीले के मर्द और जन का उस आग के गिर्द शैतानी रक्स जारी था। कबीले की औरतों को देखकर मैं हैरान रह गया कि इस कदर हसीन और खूबसूरत लड़कियां अगर शहर में हो तो शायद बहुत से लोग उनके दीवाने हो जाएं और उनके कुर्ब की तमन्ना करें। उन औरतों के नुकूश निहायत दिलकश और पुरकशिश थे। उनकी उम्रें कुछ ज़्यादा न थी। इन कच्ची उम्रों में भी
उनके जिस्म जवानी और मस्ती से भरपूर थे। उन शोलों के गिर्द उनका शैतानी रक्स जारी था। एक तरफ 4 कद्यावर अफराद पूरी शिद्दत से ढोल पीटने में मसरूफ़ थे। उनके हलक से अजीबोगरीब बेहंगम शोरगुल की आवाज़ें बुलंद होकर रात के सन्नाटे में फैल रही थी। फिर उस मास्क वाले इंसान ने, जो उनका सरदार था, दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर दिए, जो कि गालिबन इस बात का इशारा था कि खामोशी इख्तियार की जाए। उसके हाथ बुलंद करते ही शोर मचाता मजमा यकदम खामोश हो गया। फिजा में सुकून और खामोशी तारी हो गई। गोमेला के मुकद्दस लोगों, मुकद्दस रूहों के अजीम परिस्तारों, हंगारू का साया हम पर हमेशा रहे। मुकद्दस रूहों के तुफैल ही आज हम इस बस्ती में जिंदा हैं, जो कि हमको जिंदा रहने के लिए वसाइल फराहम करती है। इंसान जिसके बगैर शायद हम मर जाते। हंगारू की मेहरबानी और मुकद्दस रूहों के तुफैल, अगर इंसान हमारे दरमियान ना आते तो हम भूखे मर जाते या फिर हम एक दूसरे को नोच खाते, मगर हम जिंदा हैं। आज ये 3 जिंदा इंसान हमारे लिए मौजूद हैं, तो मुकद्दस रूहों का शुक्र अदा करो और इस मुकद्दस आग में कुर्बानी पेश करो, ताकि ये रूहें खुश हो जाएं और हम पर रहमतें नाजिल करें। इतना कहकर वो खामोश हो गया। उसके खामोश होते ही मजमा फिर हलक फाड़कर चीखने लगा। उसकी सारी बातें सुनते ही खौफ से मेरे पसीने छूट गए, जबकि प्रोफेसर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल रही थी। प्रोफेसर, अब क्या होगा? ये तो हमको भूनने की तैयारी कर रहे हैं, मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, प्रोफेसर ने पुरसुकून लहजे में कहा। मतलब? आपकी बार जायसवाल ने कहा। सिर्फ वक्त का इंतज़ार करो। मुझे लगता है इनके पास इंसानी गोश्त की वाफिर मिकदार मौजूद है, वरना हमारा आज ही नंबर होता। प्रोफेसर का लहजा पुरसुकून था। अभी मैं कुछ कहना ही चाहता था कि अचानक मैंने एक हैरत अंगेज और खौफनाक मंजर देखा, जो देखकर हम तीनों ही कांप गए। इस कदर भयानक मंजर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सरदार ने अपनी जगह से उठकर शंख उठाकर फूंका। उसकी बेहंगम आवाज़ से मैं चौंक उठा। ये उसी शंख की आवाज़ थी जो कि हिंदू अपने मंदिरों में फूंका करते हैं। सरदार अपनी पूरी कुव्वत से शंख फूंक रहा था, जिसकी बेहंगम आवाज़ से मजमा यूं बेकाबू होकर चिल्ला रहा था जैसे कि इस आवाज़ ने उनमें जादू भर दिया हो। मेरे अलावा जायसवाल और प्रोफेसर की आंखें भी फटी की फटी रह गईं, जबकि ढोल पीटने वालों के ढोल खामोश हो गए। मजमा में जैसे मौत की खामोशी छा गई। आग और बुत के अतराफ जो लोग जमा थे वो सिमट कर एक तरफ होने लगे, रास्ता बनाने लगे। फिर 4 खूबसूरत और कम से लड़कियां तेज तेज चलती हुई भड़कते हुए शोलों के नज़दीक आ गई। उनके चेहरे फरते मुसर्रत से दमक रहे थे। उनकी मखमूर आंखों में कोई जज्बा ज़रूर मौजूद था, जिसने उनको ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। चारों लड़कियों ने एक नज़र अपने कबीले के लोगों पर डाली और फिर यकदम ही पहली लड़की ने अपने खूबसूरत और हसीन वजूद को दहकती हुई आग की नज़र किया तो खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर मैंने अपने होंठ तेज़ी से दांतों तले ना भींच लिए होते तो मैं उस चीख को ना दबा पाता जो मेरे हलक तक आ चुकी थी। मैंने घूमकर देखा तो मेरे दोनों साथियों की भी यही हालत थी। खौफ से उनके भी चेहरे पीले पड़ चुके थे। जायसवाल ने ज़्यादा ही असर लिया था। फिर एक एक करके मेरे सामने वो तीनों लड़कियां भी आग में कूद गईं। मजमा की फलक शगाफ चीखें और जोश और जज्बा और ढोल की आवाज़ें हर चीज़ पर भारी थीं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इंसान अकीदत में इस कदर अंधा भी हो सकता है कि जानबूझकर मौत के कुएं में छलांग लगा दे। मेरी कैफियत समुद्र में डूबते हुए जहाज़ के उस मुसाफिर की थी जिसको अपनी मौत का यकीन हो गया कि अब यह बेरहम समुंदर उसको निगल लेगा। अपनी कैफियत का तो मैं बखूबी अंदाज़ा कर सकता था, लेकिन अपने साथियों की कैफियत का अंदाज़ा लगाना दुश्वार था। अचानक जायसवाल के मुंह से चीख से निकल गई। मैंने सामने देखा तो मेरी भी कैफियत जायसवाल से मुख्तलिफ ना थी। सारी जंगली जो इंसानियत से मावरा थे उस भड़कती हुई आग में एक बड़ा सा लोहे का सरिये से कुछ बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसके बाद जो मेरे सामने आया उसको देखकर जायसवाल और मेरी चीख ही निकल गई। उन 4 लड़कियों की अधजली लाशें उन लोगों ने बाहर निकाल दी थीं। जले हुए गोश्त की बदबू चारों तरफ फैल चुकी थी। मैंने देखा कि उनका सरदार उठ खड़ा हुआ और दोबारा अपने साथियों से मुखातिब हुआ। साथियों, इन लाशों को निकल जाओ। ये लाशें नहीं, मुकद्दस रूहों का आशीर्वाद है जो कि हमको मिल रहा है, और इनकी रूहों को मुकद्दस रूहों के साथ मिल जाने की दुआ करो। इतना सुनना था कि सारे वैशी उन लाशों पर टूट पड़े। जले हुए गोश्त की कुछ मिकदार एक लकड़ी की थाली में रखकर सरदार के सामने पेश की गई और सरदार भी उन वैश्यों के साथ वैशी बन गया। यह देखकर मुझे अब काई सी आने लगी। मैंने फ़ौरन ही आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं कै को रोक नहीं पाया। मैंने देखा कि प्रोफेसर के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली जिसमें हैरत और खौफ की आमेजिश मौजूद थी। मैंने देखा कि प्रोफेसर एक सिमत देख रहा था। मैंने प्रोफेसर की निगाहों की जानिब देखा तो मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। कार्लोस और उसके साथियों की लाशें लकड़ी के तख्ते पर लाद कर लाई जा रही थीं और सारे लोग इन लाशों को हरीस नज़रों से देख रहे थे। कुछ ही लम्हात के बाद वो सारी लाशें आग में डाल दी गईं। अब उनका भी वही हशर होना था जो कि इन लड़कियों की लाशों का हुआ। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, लेकिन प्रोफेसर ये सब मंजर देख रहा था, मगर उसकी हालत मेरे जैसी ख़राब नहीं हुई थी।
रात के आखिरी पहर हम तीनों को अपने कैद खाने में भेज दिया गया। इतने खौफनाक मनाजर देखने के बाद नींद हमारी आंखों से कोसों दूर थी। प्रोफेसर, अब हमारी बारी है, जायसवाल ने कांपते हुए कहा। जानता हूं, प्रोफेसर ने मुख्तसर जवाब दिया। मगर अब क्या होगा? ये तो हमको भून कर खा जाएंगे, मैंने खौफ से कहा। जिंदगी और मौत सिर्फ ऊपर वाले के इख्तियार में है। अगर हमारी मौत नहीं है तो कोई हमें मार नहीं सकता, प्रोफेसर ने लापरवाही से जवाब दिया। प्रोफेसर की बात सुनकर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन दिल में मौत का खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। प्रोफेसर तो थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में यूं बेपरवाह होकर सो चुका था जैसे कि उसको परवाह ही न हो। लेकिन मुझसे तो नींद बहुत दूर थी। जायसवाल भी थोड़ी देर तक जागता रहा और फिर वो भी सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, चुनाचे मैं बाहर निकल आया। झोंपड़ी के बाहर किसी किस्म का कोई पहरा न था। इसका मतलब ये था कि वो ये समझते हैं कि हम भाग नहीं सकते। उनकी सोच दुरुस्त भी थी। भाग कर हम कहाँ जाते? रात के आखिरी पहर का चांद आसमान के मशरकी हिस्से पर अपना जर्द चेहरा लिए हैरत से मुझे तक रहा था। चांद की सोगवार और उदास चांदनी जो कि हद नज़र तक फैली हुई थी। जंगल, पहाड़ और वादियाँ खामोशी की गहरी चादर ओढ़े मैं बेख्वाब थी। मैं इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा बहुत ही खुशगवार असर छोड़ रही थी। मैं काफ़ी आगे निकल आया। अचानक मैं चौंक कर रुक गया। जो कुछ मैंने देखा वो निहायत खौफनाक और लर्जा देने वाला था। मुझसे 2 कदम के फासले पर वो वैशी खड़े थे जो कि मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में हद दर्जा वहशत और दरिंदगी मौजूद थी। उन दोनों की कद 6 फुट से ज़्यादा ही होंगे। उन दोनों ने मुझे देखा और वहशत ज़दा अंदाज में चीख कर मेरी जानिब बढ़े। उनको अपनी जानिब बढ़ता देखकर मैं भी चिल्लाकर वहाँ से भागा। वो दोनों तेज़ी से मेरे पीछे आ रहे थे। भागते भागते अचानक मैं किसी दरख्त से टकराया। सर पर लगने वाली चोट बहुत ज़्यादा शदीद थी, जिससे मैं फौरी तौर पर गिर पड़ा। जैसे ही मैं गिरा वो दोनों वैशी मेरे सर पर आ खड़े हुए। मुझे देखकर उन दोनों ने खुशी से नारा लगाया और फ़ौरन ही उठाकर मुझे अपने कंधे पर डाल दिया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। उन दोनों के चेहरों की खुशी इस बात की गुमाज थी कि मेरी सूरत में उनको कानून का ख़जाना मिल गया हो। मैंने मचलने की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सका। उनके हनी हाथ मेरे कमर के गिर्द बुरी तरह से जकड़े हुए थे। वह मुझे लेकर तेज़ तेज़ कदमों से एक तरफ चलने लगे। काफ़ी दूर तक पैदल चलने के बाद अब वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां एक अंधेरा जंगल था। इस जंगल में वो लोग अंदर दाखिल हो गए। उनकी पीठ पर लदा हुआ मैं यही सोच रहा था कि ना जाने मेरा क्या हाल होगा। जंगल इस कदर घना था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था, लेकिन वो दोनों इस तरह कदम बढ़ा रहे थे जैसे रास्ते उनके जाने पहचाने हो। मेरे ख्याल से सुबह का उजाला हो चुका था, लेकिन अंधेरे जंगल की वजह से ये पता नहीं चल रहा था कि रात है या सुबह। कुछ ही देर के बाद वे एक ऐसी पहाड़ी गार में दाखिल हो गए जो कि अंदर से काफ़ी वसी था। उन्होंने मुझे ले जाकर उस गार में पटक दिया। ज़मीन पर गिरते ही मुझे बेहद चोट आई। गार भी जंगल की तरह अंधेरा था। गार में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, जैसे कि कहीं खून सूख गया हो या गोश्त सड़ गया हो। एक जंगली उसी जगह खड़ा रहा, जबकि दूसरे ने गार की दीवार के साथ मशाल रोशन कर ली। गार के अंदर रोशनी होते ही मैं चौंक गया और मेरे मुंह से चीख निकल गई। मशाल की मध्यम रोशनी गार के अंदर के माहौल को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। गार के अंदर चारों तरफ जा बजा इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों के ढेर मौजूद थे। न जाने वो कौन बदनसीब इंसान थे जो उन वैश्यों की खुराक बन गए थे। मुझ पर इतनी हैबत तारी हुई कि एक अरसे तक मैं उसे भूल ना सका। अजनबी, यहाँ से भागने का तसव्वुर दिल से निकाल दो। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मिल गए, एक वैशी ने सर्द लहजे में कहा। मुझे मुआफ़ कर दो। मेरी बात पर वो दोनों कहका लगा कर हंस पड़े। मुआफ़ी का तसव्वुर दिल से निकाल दो। हम अपनी जान पर खेल कर तुम्हें यहाँ लाए हैं, वरना अगर सरदार को इसकी खबर मिल गई तो वह हमारा ही गोश्त कबीले में बांट देगा, एक वैशी ने कहा। तो फिर तुम मुझे भी खा जाओगे, मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा। समझदार हो अजनबी, हम अरसे से कबीले के शिकार गायब करते आ रहे हैं और अपना पेट भरते हैं। कबीले की तरफ से जो मिलता है वो बहुत कम होता है। तुम बेफिक्र हो, हमारी कोशिश यही होगी कि तुम्हारे बाकी दोनों साथियों को भी इसी जगह पहुंचा दें, उनमें से एक बोला। इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए और गार के मुंह को किसी पत्थर से बंद कर दिया। उन दोनों कमबख्तों के जाने के बाद मैंने महसूस किया कि खौफ क्या होता है, डर क्या होता है। गार में मशाल की रोशनियां से भी माहौल पैदा कर रही थी। मुझे निहायत वहशत और खौफ महसूस हो रहा था। अब तो भूख प्यास का एहसास भी सताने लगा था, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किसी भी किस्म की खाने की चीज़ नहीं छोड़ी थी। बस वो हड्डियों और खोपड़ियों के ढेर थे जो कि मुझे वहशत ज़दा कर रहे थे। बहुत देर हो जाने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अचानक मैंने गार के मुंह पर मौजूद पत्थर को हटते हुए देखा। जैसे ही वो पत्थर हटा, मैंने देखा कि वो दोनों जंगली गार के अंदर दाखिल हो रहे हैं। एक के कंधे पर प्रोफेसर जायसवाल और दूसरे के कंधे पर प्रोफेसर इस्फहानी मौजूद थे। दोनों ही बेहोश थे। उन दोनों ने प्रोफेसर और जायसवाल को बेदर्दी से ज़मीन पर पटक दिया। उन दोनों को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई थी, जो कि बयान से बाहर है। चलो, तन्हाई में साथी तो मिले।
उन दोनों को पटक कर वो तेजी से जैसे ही जाने लगे, मैंने उनको रोक लिया और उनसे कहा, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ, इस तरह तो मैं जल्दी मर जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद एक वैशी ने कहा, अगर हम तुम्हारे लिए बस्ती से कुछ लेकर आए तो हम पकड़े जाएंगे, फिर सरदार कारास बहुत भयानक मौत देगा। इस तरह तो हमारी मौत लाजमी है, मैंने बेचारगी से जवाब दिया। मेरी बात सुनकर वो दोनों कह कह लगाकर हंस पड़े। तो मर जाओ, तुम्हारा खून और गोश्त दोनों सूरतों में हमारे ही काम आएगा, एक ने जवाब दिया। उसकी बात पर मैं चौंक पड़ा। इसका मतलब ये था कि हम मरे या जिंदा रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जाने के बाद मैंने प्रोफेसर और जायसवाल को होश में लाने की कोशिश शुरू कर दी। मशाल की रोशनी में मैंने दोनों के चेहरों पर तशद्दुद के निशानात देखे। शायद उनको बेहोश करने से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। कर्बोजियत उन दोनों के चेहरों पर मुंजमद होकर रह गई थी। मुझे इस बात पर भी हैरत थी कि ये दोनों जंगली कबीले में लाए गए लोगों को गायब करने में मुलव्विस थे तो पकड़े क्यों नहीं गए? कबीले वालों ने क्यों लोगों को ढूंढा नहीं? अगर ढूंढा तो मिले क्यों नहीं? इसका जवाब तो वो दोनों हबशी ही दे सकते थे। उन दोनों को होश में लाने की तदाबीर ज़्यादा बारावर साबित नहीं हो रही थी। अचानक मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आवाज़ किस चीज़ की है। मैं इस आवाज़ को पहले भी सुन चुका था, ची ची। वह बिल्कुल ही किसी चूहे से मुशाबियत रखती थी। अचानक मैंने हड्डियों के उस ढेर को हिलते हुए देखा। उस ढेर से बहुत सी सुर्ख आंखें झांकती हुई देखी। इन आंखों को चमकता हुआ देखकर मैंने अपने दोनों साथियों की बेहोशी को दूर करने की तगदो तेज़ कर दी। ना जाने वो आंखें किसकी थीं। फिर उस ढेर से बहुत से चूहे बरामद हुए, जो कि आम चूहों की निस्बत काफ़ी बड़े और खूंखार मालूम होते थे। उनकी रंगत स्याह थी और आंखें सुर्ख। ऐसे चूहे मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। मैंने अपने साथियों को तेज़ी से झंझोड़ना शुरू कर दिया। अब की बार मेरी मेहनत बराबर साबित हुई। दोनों ही होश में आ गए। मुझे देखकर उनके चेहरों पर हैरत जाहिर होने लगी और दोनों ही मुझे हैरत से देखने लगे। चूहे भागो! मेरी बात पर वो बुरी तरह से उछले। फिर उन चूहों को देखकर दोनों की आंखों से खौफ जाहिर होने लगा। सूरत हाल के समझ में आते ही दोनों तेजी से उठ गए। चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। यूं लगता था कि चूहे इसी गार के किसी सुराख में रहते हैं और इसी गार से आकर बचे हुए इंसानी गोश्त पर ज़ियाफत उड़ाती हैं, जिनको ये जंगली खाकर छोड़ देती हैं। चूहे अपनी सुर्ख आंखों से हमारी तरफ देख रहे थे। अचानक उन्होंने उस ढेर से तेज़ी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। उनका रुख हमारी तरफ था। मैं चीख कर उठा और फ़ौरन ही दीवार से लगी मशाल उठा ली। चूहे तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। हमने फ़ौरन ही उस गार में पीछे की तरफ हटना शुरू कर दिया। मैं उस आग को चूहों की जानिब किए हुए था, लेकिन चूहे थे कि पीछे भागते जा रहे थे। अब हमने पलटकर उस गार में अंदर की सिमत भागना शुरू कर दिया। गार शैतान की आंत की तरह अंदर से बड़ा था। गार के अंदर भागते हुए अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक तेज़ किस्म की शूकर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मशाल की रोशनी में देखा, मुझसे 20 कदम के फासले पर एक काला स्याह सा सांप जो कि फन काड़े झूम रहा था। अब तो हम लोग आगे न जा सकते थे। ये सब क्या है? जायसवाल ने कांपते हुए पूछा। सांप है और क्या है? प्रोफेसर ने सुकून भरे लहजे में जवाब दिया। सांप को मारे कैसे? अगर हमारे पास रिवॉल्वर होता तो फिर सांप को मारना आसान था, प्रोफेसर ने संजीदगी से जवाब दिया। ये आग किस काम आएगी? मैंने सुना है सांप आग से डरता है, जायसवाल ने कहा। बहुत खूब जायसवाल, अब तुमने अक्लमंदी की बात की है, कोशिश करने में क्या है? प्रोफेसर ने जायसवाल को तारीफी कलमात से नवाजते हुए कहा। प्रोफेसर ने मेरे हाथ से मशाल ली और सांप को डराने लगा। आग देखकर सांप पीछे हटने लगा। पीछे हटते हटते सांप बिलाखिर अंधेरे में कहीं छुप गया। सांप के जाने के बाद हम तीनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। गार तवील होती जा रही थी। मशाल की रोशनी सिर्फ महदूद पैमाने पर अंधेरे को कम करने में कारगर साबित हो रही थी। काफ़ी देर तक चलने के बाद हम तीनों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। चलते चलते प्रोफेसर ने मुझसे मुखातिब होकर धीरे से कहा, हम दोनों ये समझ रहे थे कि तुम भाग गए हो। नहीं प्रोफेसर। वो वहशतनाक तमाशा देखकर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं बाहर निकल आया और इन लोगों ने पकड़ लिया, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। हम तुम्हें ढूंढने निकले थे, हमें खौफ था कि कहीं तुम किसी दरिंदे का निवाला ना बन जाओ, जायसवाल ने कहा। आप दोनों कैसे पकड़े गए? जिस तरह तुम पकड़े गए। वैसे मुझे तो लगता है कि ये दोनों इस कबीले के नहीं हैं, वरना इतनी बड़ी हमाकत इनकी मौत को बुला सकती है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। बाहर तो हमारी ढूंढ ही मच गई होगी, मैंने कहा। बिल्कुल, प्रोफेसर ने कहा। हम उस तंग गार में चलते रहे। काफ़ी देर हो चुकी थी। गार आगे जाकर एक सुरंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते अंधेरा बढ़ता जाता। अभी तक किसी दूसरे फ्रीज से हमारा सामना नहीं हुआ था। काफ़ी दूर चलने के बाद हमको रोशनी दिखाई दी, जो कि लरज़ रही थी जैसे किसी शम्मा की रोशनी हो। ओह मेरे खुदा, ये क्या है? प्रोफेसर ने उस मध्यम सी रोशनी के सिमत इशारा करते हुए कहा। हो सकता है यह गार का दूसरा सिरा हो, जहाँ से बाहर जाने का रास्ता हो, जायसवाल ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि यहाँ कोई और मौजूद हो, मैंने तशवीश से कहा। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब हम इस तरह के खौफनाक वाक़यात का शिकार हैं तो डरना बेवकूफ़ी है।
बस हिम्मत से काम लेना है और साथ रहना है, प्रोफेसर का जवाब था। मैं समझा नहीं, प्रोफेसर आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने कहा। मैं कह रहा हूँ कि आओ देखते हैं कि ये रोशनी किस तरह की है। मैंने कोई जवाब न दिया। थोड़ी ही देर में हम उस धाने के पास पहुंच गए जहां से रोशनी खारिज हो रही थी। न जाने किस तरह की रोशनी थी जिसको हम समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ही हम इस सुराख के अंदर दाखिल हुए जहां से वो रोशनी खारिज हो रही थी, रोशनी का मखरज देखकर हम चौंक गए। हैरत से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। ये जगह एक बड़े हॉल की मानंद थी जहां पत्थरों की कुर्सियां लगी थीं। कुर्सियों के बाएं तरफ एक गार की दीवार फिल्म की स्क्रीन की तरह रोशन थी। बिल्कुल ऐसा ही मंजर था जैसा कि सिनेमा हॉल की स्क्रीन हो। वो रोशनी उसी स्क्रीन से खारिज हो रही थी। इस स्क्रीन पर जंगल का मंजर रोशन था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम प्रोजेक्टर पर कोई फिल्म देख रहे हो। कुर्सियों के दरमियान एक इंसानी लाश पत्थर के चबूतरे पर धरी थी, जिसका सर और धड़ अलग था। धड़ से खून के फवारे उबल रहे थे। हैरत और खौफ के सबब मेरी और जायसवाल की हालत पतली हो रही थी, जबकि प्रोफेसर निहायत पुरसुकून नजर आ रहा था। ये सब क्या है? मैंने लरसते हुए पूछा। पता नहीं, प्रोफेसर ने लापरवाही से जवाब दिया। किसने इस गरीब को मारकर यहाँ डाल दिया? ये भी मालूम नहीं, होगा इन जंगलियों का सताया हुआ। प्रोफेसर ने बदस्तूर उसी लहजे में जवाब दिया। अचानक एक खुरखुराती हुई आवाज़ सुनकर हम तीनों चौंक पड़े। वो आवाज़ उस कटे हुए सर से बरामद हो रही थी। जायसवाल तो खौफ से कांपने ही लगा। तारीक वादी में खुशामदीद अजनबियों, ये मौत की वादी है। तुम लोग भी दूसरों की तरह बेहयात की तलाश में आए हो। जाओ उस रोशनी की जानिब जाओ, हमेशा की जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है, बशर्ते कि तुम उसको हासिल कर सके तो। जाओ, हीरों की चकाचौंध से अपनी आंखें खीरा कर लो। मगर नक्शा के मुताबिक तारीक वादी का रास्ता ये नहीं है, प्रोफेसर ने तशवीश से कहा। प्रोफेसर की बात पर उस कटे हुए सर के धाने से कह कहा फूट पड़ा। तारीक वादी एक पुरस्रार वादी है, जहां तक जाने के बहुत रास्ते हैं। उसकी बात पर प्रोफेसर खामोश हो गया। तुम कौन हो? मैंने लरजते हुए उस कटे हुए सर को मुखातिब किया। मेरी बात पर थोड़ी देर खामोशी रही। मैं वो अलम रसीदा इंसान हूं जिसकी लालच ने उसको मौत दी। अब दफा हो जाओ। कटे हुए सर से आवाज़ आना बंद हो गई। हमें कुछ ही देर हुई थी कि अजीब सी आवाज़ सुनकर चौंक पड़े। वो आवाज़ उस स्क्रीन से बुलंद हो रही थी। फिर हवाओं के तेज़ झक्कड़ चलने लगे। कोई मकनातीसी कुव्वत जो हम तीनों को उस स्क्रीन की जानिब खींच रही थी। हमारे जिस्म हमारे इख्तियार में नहीं रहे। हम अज खुद उस स्क्रीन की जानिब खिंचे चले जा रहे थे। मशाल मेरे हाथ से छूटकर गिर पड़ी।